कल हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा क्रेडिट साइड, मतलब जो हम क्रेडिट साइड पढ़ रहे थे कैश बुक का, उसमें हमने वेजेस पढ़ लिया था। वेजेस में हमारी एक चीज़ ऑप्शन, एक नई चीज़ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिडक्शन। जो भी कहते हैं कोई डिडक्शन करते हैं वेजेस में, कोई भी पैसे कम बढ़ती करके देते हैं कंपनी वाले, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं डिडक्शन, उसके हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। जो ऑडिट होता है, वाउचिंग करते हैं, उनमें जो सबसे पहले डिडक्शन में चेक करते हैं वो टाइम रिकॉर्ड। टाइम रिकॉर्ड के लिए मीन्स कंपनी ने रजिस्टर वगैरह लगाए होते हैं, जहाँ इन आउट के लिए जैसे मशीन कंपनी में नोट पैड लगे होते हैं, उसमें कंप्यूटर में टाइम आता है, कौन सा बंदा किस टाइम पे बाहर गया, किस टाइम पे ना आया, आउट हुआ, वो टाइम रिकॉर्ड पूरा चेक करते हैं। किस बंदे को किस हिसाब से सैलरी बना के दी गई है वो चेक किया जाएगा। पीस वर्क रिकॉर्ड, पीस वर्क रिकॉर्ड कुछ कंपनियों में ऐसे होता है भी जिन लेबर को रखा जाता है वो पीसीस के हिसाब से रखा जाता है, जितने दिन में पीस बनाएंगे उनका पीस रेट से हिसाब से फिक्स किया होता है। मान लो एक पीस का 5 रुपये हैं, 10 रुपये जो भी हैं, उस हिसाब से जिनमें जितने भी उन्होंने काम किया पीस बनाए उसके हिसाब से उसमें पैसे मिलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वेजेस शीट, प्रिपरेशन ऑफ वेजेस शीट का मतलब हो गया भाई कंपनी में जो वेजेस की शीट बनती है वो किस हिसाब से बनती है। रिकॉर्ड चाहे कुछ और हो, वेजेस शीट में कुछ और लिखा जाता है, कई बार कोई फॉर्मूला सेटिंग की होती है तो उनके हिसाब से चेक करना पड़ता है किस हिसाब से उन्होंने वेजेस शीट बनाई है। पेमेंट ऑफ वेजेस, जो वेजेस दी गई हैं वो किस हिसाब से दी गई हैं, कैश दी गई हैं, बाय बैंक दी गई हैं। अगर बाय बैंक दी जाती हैं तो एक्चुअल अमाउंट मैच होनी चाहिए। कैश दी गई किस बेस पे कैश दी गई, फिर बंदे से इंक्वायरी भी होती है भी आपको कैश में इतना पैसा मिला। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में 5-7 तारीख को पहले कैश पेमेंट देते हैं थोड़ी सी, बाकी सारी पेमेंट बैंक में देते हैं। तो एक्चुअल में चेक किया था भी जितनी बंदे की सैलरी बनती थी वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ऑडिटर ड्यूटी एज रिगार्ड वेजेस, ऑडिटर की कहता ड्यूटी क्या बनती है, जो वेजेस किसी भी एम्प्लॉयज को मिलती हैं उसमें क्या ड्यूटीज हैं। सबसे पहले ही शुड बी चेक दी वेदर इंटरनल चेक सिस्टम डिटेल पब्लिश सेटिस्फैक्ट्री, देयर इज नो लुक फॉर एनी फ्रॉड। पहली ड्यूटी उसकी ही बनती है भाई जिन लोगों को सैलरी दी जा रही है वो चेक उनसे सबसे देखेगा उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल सही है, किसी प्रकार से कहीं भी बंदा ये तो नहीं बता रहा कि फ्रॉड हो रहा है, तो उन चीज़ों को चेक करेगा ऑडिटर। सेकंड ही शुड चेक दी कास्ट दी वेजेस शीट्स एंड वेजेस बुक, वेजेस शीट किस हिसाब से है या वेजेस जो बुक लगाई हुई है कंपनी ने वो किस हिसाब से मीन्स उसमें कॉलम कौन कौन से ऐड किए हुए हैं, कौन कौन से कॉलम नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। ही शुड चेक दी टोटल वेजेस पेबल विद इन द अमाउंट ऑफ कैश और बैंक, जितनी जितनी पेमेंट दी जा रही है, कैश दी जा रही है, बैंक दी जा रही है, उसको चेक किया जाएगा। ही शुड चेक द नेम ऑफ द वर्कर मेंशन ऑन द वेजेस शीट विद द जॉब कार्ड्स, वो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ को जॉब कार्ड मिले होते हैं, जो मीन्स कैजुअल लेबर कंपनी मिली होती है उनको कार्ड मिलते हैं, क्योंकि उनका कार्ड से हिसाब से कंपनी में एंटर होती है। वो चेक करते हुए उनकी वेज शीट में नाम नेम मैच करते हैं या नहीं मिलते। कई बार नाम किसी और का, पैसे किसी और को ऐसे चले जाते हैं, कई बार नाम होते ही नहीं है लेकिन हमने ऐसे में कार्ड बना के रखे होते हैं भी इनको सैलरी गई है, तो सैलरी एक्चुअल में गई नहीं होती लेकिन कोई बंदा अपने हिसाब से ले जाता है पैसा। He should also check the sheet which properly initially and signed by the all person responsible for preparation of wages sheets, ये भी चेक किया जाएगा कि जिन लोगों को वेजेस शीट बनाने के लिए बोला गया सभी लोगों को साइन हुए कि नहीं, मतलब कि जिन लोगों को पैसे मिलने कंपनी में जब भी वेजेस कैजुअल लेबर को पैसे मिलते हैं तो उनसे साइन भी करवाए जाते हैं, जहाँ पे उनकी जितनी सैलरी बनी होती है उनको साइन पैसे देने के बाद साइन करवाए जाते हैं, तो वो चेक भी चाहिए सभी लोगों ने साइन किए हैं या नहीं किए हैं। ही शुड पे सरप्राइज विजिट डे ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ऑडिटर का एक ये भी जिम्मेवारी होती है कि एक सरप्राइज विजिट भी देगा। वो जरूरी नहीं है कि हर मंथ ही देगा, जब भी कंपनी में सैलरी बढ़ रही होगी किसी भी दिन जाके सरप्राइज विजिट कर सकता है और जाके देख लेगा कि सब लोगों को एक्चुअल में पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ही शुड कंपेयर द सैंक्शन स्ट्रेंथ टू वर्कर विद द वेजेस शीट्स, वो ये भी चेक करेगा वर्कर की जितनी वेजेस शीट में सैलरी लिखी हुई है, सैंक्शन मीन्स मैच की हुई है, उतना उनको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वेजेस शीट ऑफ द प्रीवियस मंथ शुड बी कंपेयर्ड विद द करंट मंथ, जो पिछले महीने की वेजेस शीट होंगी उनको करंट मंथ से कंपेयर भी किया जाएगा। कंपेयर कैसे किया जाएगा कि पिछले महीने जिन लोगों की जो वेजेस लिखी हुई थी इस महीने भी उतनी वेजेस हैं या नहीं। बाकी कटिंग फिटिंग तो उनमें चलते हैं, मीन्स कोई बंदा 5 दिन नहीं आया, कोई 6 दिन नहीं आया तो कटेंगे, लेकिन जो बेसिक सैलरी थी उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लीव रजिस्टर शुड बी एग्जामिन, छुट्टियों का जो रजिस्टर बनाया हुआ वो भी एग्जामिन जरूर होता है। कई बार क्या होता है बंदों को छुट्टियों के रजिस्टर में लिखा होता है उसने 5 छुट्टियाँ की हैं, काटी उसकी 6 गई, 5-7 काटी गई, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैजुअल लेबर, जो कंपनी में कैजुअल लेबर रखी जाती है मतलब जो डे वर्क के हिसाब से, या फिर हम बोल सकते हैं जो पीस वर्क में हो गया, कंपनी के पक्के एम्प्लॉय नहीं होते कैजुअल लेबर, जब जो बड़ी मीन जैसे ठेके पे एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों को कैसे कैसे एग्जामिन किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कैपिटल एक्सपेंसिव,
हम उन लोगों के ऊपर कितना कैपिटल एक्सपेंसिव कर रहे हैं, जो हमारे पास कैजुअल लेबर आ रही है, मतलब कि हम उनके लिए कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनको लेके आते हैं या नहीं लेके आते हो, किस हिसाब से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चेक किया जाएगा। सेकंड, लोन्स, हम ये भी चेक करेंगे जो कैजुअल लेबर है कंपनी में, कहीं उनको लोन तो नहीं प्रोवाइड किए हुए। कई बार ऐसे ही पेपरों में लिख देते हैं, मैं उन लोगों को लोन दिया हुआ, एक्चुअल में दिया नहीं होता। ये सारी चीज़ें चेक क्योंकि कैजुअल लेबर को कभी भी लेबर लोन नहीं देती है, क्योंकि वो कौन सा पक्के कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उनको तो आज कंपनी में काम है तो बुला लेते हैं, कल नहीं है तो छुट्टी कर देते हैं, मतलब इसमें कभी उनको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता। सैलरीज, फिर ये भी देखेंगे भी सैलरी बुक भी उनकी एग्जामिन की जाएगी, जितने उनके पैसे बन रहे थे उनको उतनी पेमेंट दी गई या नहीं दी गई। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है भी आने जाने का खर्चा, एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए खर्चा जो कंपनी मेंशन करती है, एक्चुअल में वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा था मतलब क्या है, कंपनी ने बस लगा रखी है उनके लिए लगाई है या किसी और के लिए तो नहीं है, ये चीज़ें चेक की जाएंगी। इंश्योरेंस ऑफ प्रीमियम, कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़, वैसे तो मोस्टली होता है कि जो कंपनी में पक्के होते हैं एम्प्लॉयज़ उनकी ही इंश्योरेंस करती है। कई बार उन्होंने लिख देते हैं भी हमने कैजुअल लेकर भी कराई है, या फिर ग्रुप में ही इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो वो भी चेक करेंगे भी जो इंश्योरेंस हुई है उसका प्रीमियम एक्चुअल में भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। बिल पेबल, बिल पेबल का मतलब होता है कई बार क्या कुछ पेबल होते हैं, हमने पेमेंट्स उनके लिख देते हैं। लेबर में तो कोई बिल होता नहीं, लेकिन लेबर में उनका बिल पेबल का मतलब है लेबर के लिखते भी हमने उनकी सैलरी अभी पेंडिंग है, आज बंदे 10 बंदे काम करके गए हैं, उनके पैसे देने पेंडिंग है, पेबल हैं एक्चुअल में या नहीं है, वो चीज़ भी चेक की जाएगी। फ्रेट कैरीज कस्टम ड्यूटीज़, फ्रेट कैरीज मीन्स आने जाने का किराया हो गया या कस्टम टैक्स जितने प्रकार के भरे जा रहे हैं कैजुअल लेबर के अकॉर्डिंग। जब मान लो कहीं से लेबर को आप लेके आए, उनको हमें किराया लग गया, कंपनी की गाड़ी नहीं गई है, तो वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। उसके बाद बैंक चार्जेस, कई बार कंपनी के कमीशन हो गया या इंटरेस्ट हो गया या ओवरड्राफ्ट हो गया, वो सारे बैंक खर्चे ऐसे ही डालते चले जाते हैं, भी बैंक खर्चे हमारे लग रहे हैं, वो लगे तो हुए नहीं होते हैं, फिर भी डाले होते हैं, तो उन चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। पार्टनर ड्राइंग्स, पार्टनर ड्राइंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में पहले लिखा होता है कि जो पर्सन लेके जाएगा उसकी जो भी शेयर कैपिटल लगाई होगी या कैपिटल लगाई होगी, जो पैसा लगाया होगा उसमें से माइनस होंगे ड्राइंग्स, लेकिन हम क्या करते हैं उसको खर्चे में डाल देते हैं, उनकी कैपिटल कम हुई ही नहीं तो उसकी कैपिटल उतनी कितनी खड़ी है, इन चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। पोस्टेज और पेटी कैश, पोस्टेज और पेटी का मतलब पोस्टेज हो गए भी जो आपका खर्चा हो गया, मान लो आपने कोई स्पीड पोस्ट करवाया या फिर किसी प्रकार के किसी को गिफ्ट वगैरह भेजे, कोरियर चार्जेस जैसे हम बोल सकते हैं, या फिर पेटी कैशियर डेली बेस पे बहुत सारे खर्चे दिखा रहा है, वो एग्जामिन होंगे। डायरेक्टर फीस, कंपनी में जो डायरेक्टर विजिट करते हैं, मोस्टली क्या होता है जब तो कभी मीटिंग होगी जहाँ वीकली बेस पे, जहाँ वैसे तो वीकली बेस पे तो होता ही नहीं है, मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे मान लो कोई मीटिंग रख ली कंपनी बेस पे, जहाँ उन्होंने विजिट किया कोई भी काम चेक करने के लिए, उनकी फीस होती है डायरेक्टर्स की, तो फीस भी देखते हैं एक्चुअल में डायरेक्टर आए थे, अगर आए थे तो उनके साइन वगैरह हैं या नहीं है, ऐसे तो नहीं कोई फीस डाली हुई। मिसलिनियस एक्सपेंसिव सच एज रेंट, रेट, टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, लाइटिंग, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे जिन्होंने लिखे हैं, एक्चुअल में उनके भी रिसिप्ट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं कोई खर्चे डले हुए। बैंक का भी आपके साथ मैच होना बिल्कुल ज़रूरी है, मीन्स ऑडिटर की ये जिम्मेवारी है कि बैंक का हमेशा रिकॉन्साइल होना ज़रूरी है। अगर बैंक आपके अकाउंट से नहीं मिल रहा होगा तो ऑडिटर कभी भी साइन नहीं करता, तो बैंक का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, ये अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो साਡਾ क्वेश्चन है वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, दोनों नहीं बड़ा ही आएगा, अगर आएगा तो एक तो आ सकता है वाउचिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, या फिर कौन कौन से पॉइंट हमें दिमाग में रखने होंगे, या फिर पूछ सकते हैं वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, जो हमने पहले कैश का बोली और कैश की कौन कौन सी एंट्री होती है। दूसरा इसमें बनता है वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, सेल परचेज। हाँ, इसी की सबसे पहले वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर जो है जितने भी कंपनी के सेल और परचेज की एंट्रियाँ होंगी, चाहे वो सेल रिटर्न है चाहे परचेज रिटर्न है, उन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने लिखा है इंटरनल चेक एज रिगार्ड परचेजेस। रिगार्ड परचेजेस में इंटरनल चेक वो क्या करेगा, कंपनी ने जितने परचेज ऑर्डर पहले पास किए क्या एक्चुअल में उतना सामान मिला या नहीं मिला, क्या उनके जो बिल आ रहे थे वो उतने बिल उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन नोट किए हैं या नहीं किए हैं, किसी कंपनी का नाम चेंज तो नहीं हुआ होगा, जो रिकॉर्ड्स आया था वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर आई थी वो गुड्स का रिकॉर्ड्स प्रॉपर बना है या नहीं बना, इसको हम बोलते हैं इंटरनल चेक एज परचेज। इन्होंने लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर गुड्स इंटरनल चेक रिगार्डिंग परचेज, कौन कौन सा प्रोसीजर होगा। सबसे पहले क्या था उन्होंने लिखा है भाई ऑल दी ऑर्डर सेंड बाय शुड बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, जितने भी ऑर्डर भेजे गए वो परचेज बुक में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि जब ऑर्डर भेजते हैं उसी का ही बिल आता है, कंपनी में ऐसे ही होता है, पहले वो ऑर्डर रेडी करते हैं, ऑर्डर भेजते हैं जिस पार्टी से सामान मंगवाना है, फिर उसी का ही बिल बन के दूसरी पार्टी भेज देती है।
व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड गेट कीपर एंड स्टोर कीपर शुड मेक रिकॉर्ड्स। ये भी चेक किया है जब गुड्स आपके पास आई, क्योंकि कंपनी में जो गेट कीपर होते हैं पहले वो ही रिकॉर्ड करते हैं, उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड बनाया है या नहीं बनाया, वो गेट कीपर का रिकॉर्ड आपके अंदर बिल के साथ मैच होना चाहिए जो आपके रिकॉर्ड्स में है। इनवॉइस शुड बी देन बी चेक्ड बाय द गुड्स इनवर्ड बुक मेंटेन बाय द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के पास जो भी इनवॉइस आए थे उसने अपनी बुक मेंटेन किए नहीं है, क्योंकि कंपनी में जब सामान आता है इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले अकाउंटेंट एंट्री पास कर लेंगे, अकाउंटेंट ने बिल आ गया तो बिल चढ़ा देगा। पहले तो होगा भी जो स्टोर कीपर है तो वो अपने पास मेंटेन करेंगे, ये बिल से इतना हमारे पास सामान आया है उसकी अमाउंट का लिए कल ही नोट कर लेते हैं वो जितना का सामान आया, तो फिर उसके बाद जो है अकाउंट वाले अपने एंट्री पास करते हैं। Another clerk should be check the invoice regarding calculation। फिर उसमें कैलकुलेशन भी चेक की जाएगी, जितना बिल आया था क्या अमाउंट एक्चुअल में सही हो रही थी, जो अमाउंट्स का टैक्स बनाया गया वो सही है, उसमें जो कमीशन छोड़ा गया या कोई हमें पैसे रिसीव हुए हैं डिस्काउंट वगैरह वो एक्चुअल में सही मैच करती है अमाउंट या नहीं करती है। आफ्टर दिस इनवॉइस शुड बी सेंड टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जब सारा कुछ ये चेक हो जाएगा तो इनवॉइस जो है डिपार्टमेंट को चला जाता है, मतलब कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो फिर एंट्री पास कर लेते हैं। डिपार्टमेंट हेड विल बी पास ओवर द इनवॉइस एट द क्लर्क हु विल रिकॉर्ड द सेम इन परचेज बुक। डिपार्टमेंट में जो बंदा क्लर्क होगा जो अकाउंटेंट होगा वो परचेज बुक में इसकी एंट्री चढ़ा लेगा। एवरी पर्सन हु हैज टू डील विद इनवॉइस गुड शुड बी इनिशियल। जो भी पर्सन कहता है परचेज ऑर्डर के साथ डील करते होंगे उनकी एक जिम्मेवारी हो जाती है कि इनवॉइस को उसके साथ मैच करना उनका जरूरी है, क्योंकि जो ऑर्डर में भेजा था एक तो सामान वो एक्चुअल में आया या नहीं आया, दूसरा जो बंदा सामान पास कर रहा है मीन्स एंट्री पास कर रहा है उसको उसका टोटल एग्जामिन करना भी जरूरी है। ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इन कनेक्शन विद क्रेडिट परचेज। एक ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है जब मान लो कंपनी में कोई क्रेडिट परचेज होती है। क्रेडिट परचेज का मतलब कि उधार में कोई सामान खरीदा जाता है। सबसे पहले तो देखा गया वेदर द नेम इनवॉइस इन द, जो इनवॉइस के ऊपर क्लाइंट का नेम लिखा गया वो मैच करता है या नहीं, मतलब मीन्स जिस पार्टी से हमारा सामान आया वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। हु इज अथॉराइज्ड प्लेस ऑर्डर ऑफ द गुड्स। ये भी चेक करेगा कौन बंदा जिसको अथॉरिटी मिली हुई है कंपनी में भी ऑर्डर लगा सकता है, किस बंदे ने ऑर्डर लगाए। डेट ऑफ इनवॉइस शुड बी रिलेट टू द पीरियड अंडर रिव्यू। जिस तारीख को आपने सामान मंगवाया, जिस तारीख को आपने ऑर्डर पास किया, क्या वो उस ऑर्डर के हिसाब से डेट मैच करती है इनवॉइस की। मान लीजिए मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर लगाया था, उसका बिल आ रहा है 4 महीने बाद, तो वो मैच करता है। जब रीज़न देखेंगे भी वो अमाउंट्स मैच करते हैं तो फिर रीज़न कुछ अगर लेट ऑर्डर आने का कारण क्या है। वैसे तो जब आज ऑर्डर भेजो 2-3 दिन बाद इनवॉइस हमारा आ जाता है। ही शुड आल्सो सी दी ओनली द गुड्स विच आर डील विद द क्लाइंट हैव बीन परचेज। ये भी देखेगा भी वही गुड्स मंगवाई गई जिससे वो क्लाइंट डील करता था। मान लीजिए आपने जिस बंदे से सामान मंगवाया, जो परचेज ऑर्डर में लिखा था वही सामान आया, तो उसके अलावा कोई और सामान तो नहीं आया। मान लीजिए उसमें हमारा भी खाने पीने का सामान भी हम उस बंदे से मंगवा रहे हैं, तो किस बेस पे आया जबकि आपने ऑर्डर तो लगवाया ही नहीं था उस चीज़ का। द ऑडिटर आल्सो सी दी गुड्स मेंशन इन द इनवॉइस आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑडिटर ये भी हमेशा देखेगा भी जो इनवॉइस आया कहीं पे वो कैपिटल गुड्स तो नहीं है। कैपिटल गुड्स का मतलब कोई फिक्स एसेट्स तो नहीं है। फिक्स एसेट्स को आप कभी भी परचेज में नहीं चढ़ा सकते। कभी भी कोई अकाउंटेंट होगा देख लेना, हम वैसे जब किसी से मान लो कोई कार खरीद ली या कोई मशीन खरीद लिया या AC जनरेटर कुछ भी खरीद लिया, आप उसको कंपनी में अगर तो आप सेल का काम कर रहे हो, वो सामान खरीद के सेल कर रहे हो फिर तो ठीक है। अदरवाइज जो कंपनी में यूज़ करना तो उसकी कभी भी परचेज नहीं चढ़ती, उसकी डायरेक्ट पेमेंट चढ़ती है, या उधार में चढ़ा देते हैं उसको फिक्स एसेट बनाती है। ही शुड एज ए टेस्ट चेक कंपेयर द इनवॉइस ऑफ गुड्स इनवर्ड और गेट कीपर रिपोर्ट। जो बिल आपके पास आया होगा और गेट कीपर का जो रिपोर्ट है वो मैच करेगा इनवॉइस की अमाउंट, इनवॉइस का डेट और प्लस इनवॉइस का जो नंबर होगा उसको चेक करके। ऑडिटर शुड कास्ट ए क्रॉस कास्ट ऑफ द परचेज बुक। ऑडिटर क्या करेगा, कहता है क्रॉस चेक भी जरूर करेगा परचेज बुक को, फिर जो बिल आए हैं वो परचेज बुक में बिल्कुल चढ़े हैं सही या नहीं चढ़े। ही शुड वेदर ट्रेड डिस्काउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये भी चेक करेगा कि इनवॉइस में किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर दिया गया कि आपने उसकी एंट्री पास की है या नहीं है। मान लो परचेज में हमारे पास कोई एंट्री है तो हमारे पास किस में जाती है, इनकम होती है हमारी। हम मान के चलते हैं कि मैंने 10,000 देना था, 10,000 की जगह मुझे 9900 देने पड़े तो 100 रुपये मेरी वो इनकम हो जाएगी। वो हम चेक करेंगे वो डिस्काउंट हमें मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो उसकी एंट्री पास हुई है या नहीं हुई। वाइल एग्जामिनिंग द इनवॉइस ऑडिटर कम्स अक्रॉस इनवॉइस मार्क्ड कॉपी डुप्लीकेट। ये भी हमेशा ध्यान रखेगा कंपनी में ऑडिटर, जो इनवॉइस कंपनी में आया क्या उसके साथ डुप्लीकेट कॉपी भी थी या नहीं। कभी भी देखना कोई पार्टीज जो होंगी बिल भेजेंगी तो 3 कॉपीज होती हैं, एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक बायर कॉपी होती है, तो एक डुप्लीकेट कॉपी भी होती है। डुप्लीकेट कॉपी वो जो खुद ले जाती हैं
जो बंदा सामान छोड़ने आता है, एक कॉपी उसके पास रहती है, ओरिजिनल कॉपी कंपनी में आ जाती है। तो ये भी चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है, एक्चुअल कंपनी में 3 चीज़ें उस टाइम पे आई थी या नहीं आई थी। वो गेट पे जो एग्जामिनर या गेट कीपर होते हैं, उन चीज़ों की जिम्मेवारी होती है उन चीज़ों को चेक करना। इफ़ एन इनवॉइस आर नॉट सेवरल पेजेस द ऑडिटर सी द ग्रैंड टोटल इज करेक्ट। अगर कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारी गुड्स आ गई एक इनवॉइस में, तो देखा जाता है भी जो सामान आया उनका सभी का टोटल अलग अलग पेज के हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है इनवॉइस में, तो इस चीज़ों को एग्जामिन करना भी ज़रूरी है। उसके बाद ऑडिटर जो चेक करता है वो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जब गुड्स जो है सेलर को वापस भेज दी जाती हैं। मान लो हमने 10 चीज़ें मंगाई, 2 चीज़ें खराब निकली हैं, तो 2 चीज़ें वापस हो जाएंगी। उनका परचेज रिटर्न का इनवॉइस सेलर से वापस बन के आया या नहीं आया, वहाँ से क्या बन के आएगा हमारे लिए, क्रेडिट नोट बन के आता है। हम उसको फिर डेबिट नोट में एंट्री पास कर लेते हैं। जो परचेज होती है परचेज में से हमारी वो चीज़ माइनस हो जाती है। ये भी मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल हम मान के चलें, जैसे अभी जीएसटी की रिटर्न भरी जाती है। जीएसटी की रिटर्न में क्या होगा, जब जीएसटी 2 बनते हैं तो उसमें आप कभी भी चेक करेंगे जिस पार्टी से आपको सामान आया होता है, मीन जहाँ पे आपका परचेज का रिकॉर्ड होता है, एक साइड में बॉक्स होता है सारा क्रेडिट नोट्स का। उसमें हम मैच कर रहे थे कि हमने वो सारे डेबिट नोट्स पास कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। यही ऑडिटर भी पास चेक करते हैं कि एक्चुअल में आपकी अमाउंट सभी लोगों के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। जो उन्होंने क्रेडिट नोट बनाए थे क्या आपने वो डेबिट पास किए हैं या नहीं किए। फिर है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी उधार पे सेल करती है। इसमें भी ऑडिटर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जिन लोगों के से हमने ऑर्डर रिसीव हुए, क्या हमने उतना सामान उनको बिल किया तो किस डेट पे बिल किया, उस पर इनवॉइस की नंबर क्या थी, अमाउंट्स जिस पार्टी को भेजी गई वो पार्टी का नेम क्या था, और प्लस जो अमाउंट्स बनती थी वो करेक्ट बनाई है या नहीं बनाई। कई बार ऐसे होते हैं जो चीज़ 5 रुपये की हमने जानबूझ के उसको कम बेच दिया, किसी बंदे के साथ मिलते ऑर्डर में कुछ और अमाउंट थी, बाद में हमने कुछ और अमाउंट का बिल बनाया। इन चीज़ों को भी हमेशा चेक किया जाएगा। इन्होंने पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले कहता है ऑर्डर जो रिसीव होंगे, ये देखेंगे कि ऑर्डर हमारे पास वो रिसीव बुक में लिखे हैं लिखे, मतलब सेल ऑर्डर एक बुक बनाई जाती है सबसे पहले कंपनी में, उस ऑर्डर में लिखा जाता है इस पार्टी ने ये वाला ऑर्डर सामान मांगा है, उसको एग्जामिन किया जाएगा। फिर हमने डिस्पैच डिपार्टमेंट में भी देखना होगा कि डिस्पैच डिपार्टमेंट कौन कौन सी चीज़ों को डिस्पैच कर रहा है, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो आप डिस्पैच डिपार्टमेंट को भेज देते हो इसका चीज़ का हमने सामान पैक करवाया जाएगा। फिर उसमें बिल बनता है, बिल में देखा जाएगा भी जो चीज़ें एक्चुअल में डिस्पैच ऑर्डर में आई हैं वो सारी बिल में बनी है या नहीं बनी है, बिल कोई अलग कम अमाउंट का तो नहीं बना। इनवॉइस विल बी प्रिपेयर इन रिप्लिकेट मीन्स फॉर कार्बन पेपर्स। जब भी कंपनी में इनवॉइस बनेंगे डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपी भी साथ में होनी चाहिए, और सब में कार्बन पेपर होना चाहिए। जब ऊपर बन रहा है तो नीचे ऑटोमोड पे भी प्रिंट हो जाता है। 1 कॉपी ऑफ इनवॉइस सेंड टू दी इनवॉइस क्लर्क। पहली कॉपी जो है इनवॉइस क्लर्क को भेजी जाएगी, वो चेक करेगा। दूसरी कॉपी जो बिल के साथ जाती हैं जो पार्टीज में लेके जाएंगी। ड्यूटीज ऑडिटर की यही होंगी, वो चेक करेगा कंपनी में जो रजिस्टर बना है, फिर वो देखेगा जो जो बिल बनाए हैं एक्चुअल में सही बनाए हैं, जिस पार्टी को सामान गया है उस पार्टी ने अपनी स्टेटमेंट मैच की हुई है कि नहीं है, आपके पास उस कंपनी पार्टीज की सेटिस्फेक्शन लेटर है कि नहीं है। मोस्टली क्या होता है जब बड़ी बड़ी फर्में होती हैं जब जिन्होंने क्रेडिट में उधार या सेल परचेज दिखाया होता है, वो क्या करते हैं स्टेटमेंट लेन देन करते हैं, और स्टेटमेंट जो आती है फिर साइन होके भी आता है हर एक कंपनी से, जिन्होंने हमारे डेप्टर्स होते हैं उनसे साइन होके आते हैं भी हाँ हमारे आपका इतना पैसा देना है। अगर वो सभी स्टेटमेंट मैच होके या साइन होके आए हुए तो ऑडिटर को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी पार्टी का साइन होके नहीं आ रखी तो वो पहले वो उस कंपनी से या फिर उस अपने क्लाइंट से सेटिस्फेक्शन लेटर जरूर लेते हैं भी आपको कोई एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या एनओसी हमें दे दीजिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम वो एंट्री डाल के सेट कर लें। फिर उसी के बाद लिखा उन्होंने सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या है, जो सामान आपने किसी पार्टी को भेजा अगर उनको मान लो पसंद नहीं आए तो उसमें से कोई चीज़ें वापस आ गई, क्या वो आपने एंट्री पास की हैं, उसके लिए आपने क्रेडिट नोट इशू किए हैं या नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न सिस्टम। कोई बार गुड्स हमने ऐसे सेल की होती हैं भी सिस्टम ऐसे लिखा हुआ उनको वापस बाद में ले लिया जाएगा। मान लीजिए हमने बोले भी कैप जैसे हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग में किस्तों पे कोई सामान भेज दिया, 1 साल के लिए किसी के बाद अपनी मशीन भेज दी, साल बाद वो वापसी हमारे पास आ जाएगी। अभी हमने सेल की एंट्री डाली, बाद में वापस आएगा तो उसकी परचेज की एंट्री डालेंगे। अगर कोई ऐसे सिस्टम में आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बंदे को यूजेस के लिए दे रहे हैं अपनी गुड्स, महीने के लिए 2 महीने के लिए चलेगी तो महीने बाद वापस आनी है, तो उनके लिए आपने जो बुक्स मेंटेन की हैं वो मेंटेन में एंट्री पास की हैं, और एंट्री पास की हैं तो उनमें से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, मीन्स इनकम रेंट में आ रही है या कोई फिक्स डिपॉजिट में पैसा आ रहा है या किस हिसाब से पैसा आ रहा है, उन सभी चीज़ों को वो चेक किया जाता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जब हम
ओनर रिस्क के ऊपर हम कोई गुड्स भेजते हैं, मान लीजिए हम सामान भेजते हैं कि मैंने अपनी जिम्मेवारी पे कोई सामान भेज दिया, कोई ऐसा काम तो नहीं है बिजनेस में भी आपने कोई एंट्री पास की ही नहीं है, किसी बंदे को कोई सामान भेज दिया, महीने बाद वापस आ जाएगा, उसकी कोई एंट्री ही नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं करे आप कर रहे हैं, महीने बाद वो एंट्री पास करते हैं, अभी कितना पैसा आएगा, तो उन चीज़ों को एक्चुअल में देखा जाएगा कि रिकॉर्ड्स है या प्रॉपर नहीं है। उसके बाद आपके पास है जर्नल। जर्नल में क्या होती हैं, जो एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आई या बैंक में नहीं आई या आपकी ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं है, उसके अलावा जो भी एंट्री हैं वो एंट्री कैसी होंगी, आपकी डिस्काउंट वगैरह की मोस्टली एंट्री होती हैं। या फिर मान लीजिए किसी को हमने इंसेंटिव दे दिया, कमीशन दे दिया, अभी पेंडिंग में है, या फिर पेबल में एंट्री हैं, बहुत सारी एंट्री हैं, ओपनिंग होगी, क्लोजिंग एंट्रियाँ, जिनके बारे में सेल परचेज में एंट्री नहीं आती या फिर कैश में पेमेंट नहीं आती है। कैश के अलावा जो पेमेंट्स होंगी वो सारी एंट्रियाँ आपकी मैच करती हैं, कंपनी में नहीं करती हैं। जैसे इन्होंने लिखा है ओपनिंग एंट्रीज, एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय वेंडर्स, कौन कौन सी लायबिलिटीज आपने ली या कौन कौन सी लायबिलिटीज आपने खत्म की, किसी प्रकार के शेयर किसी के फोरफीच किए, फोरफीच का मतलब होता है किसी के शेयर वापस लिए, किसी को शेयर इशू किए, किसी की कैपिटल जो है ख़त्म की, कोई बंदा चला गया, कोई एंट्री का एडजस्टमेंट किया, या फिर एंट्री रिलेटेड टू दी कंसाइनमेंट, या फिर डिसऑनर ऑफ बिल्स, कोई बिल आपने कैंसिल की है, वो सारी एंट्रियाँ जर्नल में ही पास होती हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई पार्टीज कैश लेन देन कुछ नहीं होता है, तो जर्नल दोनों तरफ पार्टीज ही होती हैं। तो ऐसी एंट्रियों को भी हम हमेशा चेक करते हैं। लास्ट में चेक करते हैं हमारे पास बोट लेजर। बोट लेजर का मतलब क्या होता है, जिन लोगों से हमने सामान खरीदा वो वाली अगर आपने लेजर अलग से बनाई है। एक है सेल लेजर, जिन पार्टियों को आपने सेल किया, सेल की पूरी लेजर अलग से प्रिंट करके वो अमाउंट चेक की जाती है एक्चुअल में आपकी सेल मैच हो रही है या नहीं हो रही है। लास्ट में देखा हमने टोटल अकाउंट्स एंड सैंक्शनल बैलेंसिंग। टोटल अकाउंट्स का मतलब होता है कि जितने आपके लेजर में अकाउंट्स बने हुए हैं उन सभी अकाउंट्स का टोटल मैच हो रहा है कि नहीं है। अगर तो आपने एंट्रियाँ बिल्कुल सही पास की होंगी तो टोटल ऑटोमोटिव ट्रायल बैलेंस में मैच हो जाता है। फिर भी सभी पार्टीज़ का बैलेंस जो है उनके साथ मैच किया जाता है। एक्चुअल में जो पार्टी का बैलेंस आपने दिखाया है वो बैलेंस आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था आपका टॉपिक जो है वाउचिंग में डील करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हमने किया था ऑडिट जो है कैश बुक का किया था या ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन का। अभी हम कर रहे हैं ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं उन सभी चीज़ों का ऑडिट। स्टेजेस ऑफ फाइनेंस, सबसे पहला टॉपिक इसमें आ रहा है हमारे पास स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। पहली स्टेज हमारी यही होती है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाओगे प्लानिंग करनी होती है और हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। प्लानिंग करने का मतलब क्या हो गया, हम डिसाइड करेंगे भी हम जो ऑडिट स्टार्ट करेंगे किस बेस पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे या फिर ट्रेडिंग अकाउंट चेक करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट या कुछ भी चेक करने जा रहे हो उसमें एक्चुअल में वो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। जैसे सर मान लो ट्रेडिंग अकाउंट से ही शुरू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में वो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपके ओपनिंग और क्लोजिंग मैच हो रहे हैं। पिछले साल में जो क्लोजिंग था अगले साल में ओपनिंग है या नहीं है। पूरे साल की जितने आपने रिटर्नें भरी, जो भी जीएसटी की रिटर्न भरते हैं, आपकी टोटल वो सेल वैल्यू रिटर्न के साथ मैच करती है या नहीं करती। जितना आप इनपुट टैक्स दिखा रहे हो परचेज वाला वो भी आपकी रिटर्न के साथ मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच नहीं कर रहा तो उसके रीज़न पूछे जाएंगे। या कहीं पार्टी की बिल आपने नहीं चढ़ाई तो क्यों नहीं चढ़ाई, उसके सभी रीज़न पूछे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आप बुक्स में जो दिखा रहे हो क्या एक्चुअल में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, या फिर जो भी खर्चे आप दिखा रहे हो या फिर इनकम दिखा रहे हो वो सारी चीज़ें आपको एक्चुअल में मैच होनी चाहिए। तो एक प्लानिंग सिस्टम हो जाता है। मीन्स कुछ भी काम शुरू करने से पहले वो चेक करेंगे भी कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमें कितना रिस्क हो सकता है। रिस्क का मतलब ये होता है कितना हमें लॉस दिखा सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मैं चेक करने लग गया, अभी हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो हम उनका डाटा उनसे पहले ही कंपनी को बोल देंगे भी टाइम से पहले प्रिपेयर करके हमारे पास वो डाटा लेके आओ। जैसे अभी मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे, जो बैलेंस शीट बननी है, जितने बिजनेस वाली पार्टीज़ हैं उन सभी की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर से पहले बैलेंस शीट बनवानी ज़रूरी है सिर्फ कंपनीज वालों के लिए। अगर मान लीजिए पर्सनल इनकम स्टेटमेंट भरनी है आपने, आईटीआर भरना है, तो उसका डेट तो नवंबर की रखी है गवर्नमेंट ने अभी। लेकिन अगर वो बिजनेस वाले हैं तो उनकी 31 है, तो 31 से पहले वो डाटा हमें रेडी चाहिए। तो ऑडिटर को बोला जाए भी मैं तो 31 की लास्ट डेट है, 30 को मैं डाटा आपके पास ले आऊँगा, उसको तो रिस्क ही है ना। अभी 30 को मैं डाटा कैसे एग्जामिन करूँगा। तो उस चीज़ों को पहले से उनको देखना होगा, उनमें टाइम भी वो सारा कुछ देखेंगे। दूसरा वो देखेंगे इंटरनल कंट्रोल। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने जाना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पहले से देखा जाता है। कंपनी में जो काम हो रहा था वो किस बेस पे हो रहा था।
सब बंदों की अलग अलग ड्यूटीज़ थी या नहीं थी, कौन बंदा अपनी जिम्मेवारी से काम किया या नहीं किया, ये पॉइंट्स भी चेक किए जाएंगे। थर्ड देखा जाएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि पिछले साल का डाटा, हिस्टोरिकल जैसे इन्होंने बोला है, जा फोरकास्टेड इंडस्ट्री रिजल्ट मींस कंपनी एक्चुअल में पिछले साल का डाटा क्या था, फोरकास्टेड रिजल्ट क्या निकल के आए थे, कंपनी ने जो डिसाइड किया था वो मैच हुआ या नहीं है। कैश, कंपनी का कैश एक्चुअल में रिकॉन्साइल हुआ या नहीं है, मींस कैश बुक में जो कैश था वो कहीं पे माइनस तो नहीं गया, जो एंट्री प्रॉपर में पास हुई थी, इन चीज़ों को चेक करना जाना है। मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मींस कंपनी ने जितनी बाहर से सिक्योरिटी या शेयर खरीदे हुए हैं, जो अपने शेयर इशू किए हुए हैं, उनकी वैल्यू एक्चुअल में रिकॉर्ड्स हैं या नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल, जिन जिन लोगों से पैसा लेना है उन चीज़ों को चेक किया जाएगा। इन्वेंट्री, कंपनी में जितना आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर होना चाहिए। इन आउट, जब भी ऑडिटर के पास जाओगे ना तो वो पहले ही मानता है, आपका जब क्लोजिंग स्टॉक का मेरे पास वैल्यू लेके आओगे तो स्टॉक रिपोर्ट में आपका ओपनिंग भी शो होना चाहिए, जितना आपके पास इन हुआ मीन्स परचेज हुआ वो भी शो होना चाहिए, जितना आपने सेल किया वो भी, और लास्ट में क्लोजिंग भी। वो उसमें कहीं पे कोई डिफरेंस उसको नज़र आता है, कोई अमाउंट में फ़र्क आता है तो उसमें आपको वो क्वेश्चन ज़रूर किए जाएंगे। उसके बाद आपके पास देखते हैं फिक्स एसेट्स। जितनी आपने फिक्स एसेट की एंट्री पास की है, मान लो कंपनी में कोई भी एसेट्स जो कंपनी के बिजनेस में काम के लिए यूज़ की है आपने, कोई फर्नीचर खरीदा या कार, एसी, जनरेटर, कुछ भी खरीदे हैं, वो एक्चुअल में खरीदे हैं या नहीं खरीदे, या उनमें कोई खर्चा हुआ है तो नहीं हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक किए जाएंगे। अकाउंट्स पेबल, कंफर्म अकाउंट्स होने चाहिए, मीन जिन लोगों को पार्टीज को आपने पैसा देना है, टोटल कट ऑफ पे आउट जो भी पास करने के बाद, मीन जो भी उनको डिस्काउंट देने थे वो पेबल करने के बाद या कुछ भी आपके अकाउंट्स मैच हो रहे हैं नहीं है। एक्यूड एक्सपेंसिव। एक्यूड एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि जिनकी पेमेंट्स आपने पहले ही कर दी होती है। मान लो कोई खर्चे हमने, अभी काम हमारा स्टार्ट हुआ नहीं तो खर्चा हमने पहले ही कर दिया, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। मान लो मैंने कोई फिक्स एसेट खरीदनी है, फिक्स एसेट खरीदनी है, उसकी आने से पहले हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जब मान लो सर्विस वहीं पे ही करवानी पड़ती है, कुछ भी है, वो एक्यूड हो गया, अभी तक हमारे पास सामान नहीं आया। जब अभी पार्टी हमने करनी है, पार्टी की प्लानिंग आज से ही शुरू होगी, जब पार्टी होगी खर्चा तो उसी दिन पैन पड़ेगा, जो आज खर्चे हो रहे हैं उसको हम एक्यूड में डाल लेंगे। जब वो खर्चा हो जाएगा तो लास्ट में जाके फिर एंट्री पास में तो एक्चुअली में अमाउंट मैच हो रही है या नहीं हो रही, वो चीज़ें चेक करी जाएंगी। उसके बाद आपके पास दिया उन्होंने रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसिव, कहीं कहीं से भी जहाँ पे आपको इनकम हुई या कोई जो भी अपने खर्चे पास किए हैं वो सारी चीज़ें हैं उसमें ऑडिट में हम पहले से ही चेक कर लेते हैं, ऑडिट करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक होनी ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा तो इन चीज़ों को पहले से ही चेक किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट प्रोसीजर, इसमें ऑडिट प्रोसीजर जैसे ही स्टार्ट होगा सबसे पहले जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है रिस्क असेसमेंट। कंपनी में ऑडिट करने से हमें किस चीज़ का रिस्क है, रिस्क का मतलब जो ऑडिटर को फीस मिलनी है क्या वो टाइमली मिल जाएगी, नहीं, पार्टी एक्चुअल में सही है या नहीं है। अगर कोई न्यू ऑडिटर मान लो कंपनी ने हायर किया तो पहले पुराने ऑडिटर से सारा डाटा गैदर करेगा, कंपनी कैसी है, एक्चुअल में कंपनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, टाइम कितना हमारा लग सकता है इसमें। कंपनी मैं बोलूँ मैं 2 दिन में कर दूंगा, लेकिन काम करने बैठे तो हमारा 3-4 दिन लग गए। जब कंपनी का डाटा ही प्रॉपर सही नहीं है, हमें उसके चीज़ का रिस्क होगा कि हम अपनी जिम्मेवारी पे काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ऑडिटर पहले चेक करेगा इन पॉइंट्स को। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग। इंटरनल कंट्रोल टेस्ट भी किया जाएगा, मींस कंपनी में जो काम हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, अलग अलग बंदों की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिपोर्टिंग सिस्टम कंपनी में कैसा है वो चीज़ चेक होगी। फिर है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स को चेक किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड्स का मतलब कि जो पिछले से पिछले साल बैलेंस शीट बन रही थी वो एक्चुअल में किस बेस पे बन रही थी, वो उनका डाटा में क्या डिफरेंस आ रहा था, अब भी जो बैलेंस शीट बन रही है उनमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो चेक करते हैं पॉइंट्स को। सेम बैलेंस शीट पिछले साल की रख लेंगे, अगले साल की रख लेंगे, सारे अमाउंट्स जो एंट्री पिछले साल में थी इस साल में अवेलेबल हैं या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कोई खर्चे हमने ऐसे डाल रखे हैं अगले साल में डले नहीं हो खर्चे, तो वो सभी चीज़ों को चेक करते हैं भी ये खर्चे अगर पिछले साल किए थे तो इस साल क्यों नहीं किए, अगर उससे पिछले साल कुछ किया था जो इस साल में क्यों नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, मीन्स चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो बैलेंस शीट्स हैं, चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उनको कंपेयर जरूर किया जाता है। एक्चुअल में वो पॉइंट चेंज हो गया तो फिर चेंज हो, मीन्स कुछ पॉइंट्स या फिर कोई टॉपिक चेंज हुए हैं तो उनको मैच जरूर करते हैं। फिर है टेस्ट ऑफ डिटेल। जब ऑडिट होगा तो लास्ट में पॉइंट क्या होता है, जहाँ जहाँ पे उनको लगता है भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेल में चेक किया जाता है उस इस एरिया को, जो एरिया उनको लगता है कि एक्चुअल में मैच हो रहे हैं डाटा, जो गवर्नमेंट से हमें बाहर से ही फार्म मिल जाता है। जैसे मैंने बोला कि आपका जीएसटी रिपोर्ट में सारा आपका इनपुट टैक्स मैच हो गया, आउटपुट टैक्स आपने जितना भरा वो भी मैच हो गया, तो बाद में जो इनको लगता है मान लो कोई सैलरी में प्रॉब्लम उनको नज़र आ रही है, जो सैलरी कम बढ़ती दिखाई है
बैंक में जो एंट्रियाँ पास हुई नहीं मैच हो रहा कुछ भी डाटा, तो फिर उस चीज़ को डिटेल में करेंगे, अदरवाइज वो चेक करके ऑडिट खत्म करते हैं। ऑडिट में कुछ चीज़ें डिटेल में चेक जरूर होती हैं, सभी की सभी चीज़ों को ऑडिट डिटेल में चेक नहीं होता, वो पहले से ही एंट्री अमाउंट मैच कर लेता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वो है ऑडिट प्रोसीजर फॉर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, कंपनी को जहाँ जहाँ से इनकम आती है उनको वो चेक करेंगे। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट की कैलकुलेशन देखेंगे, जो अमाउंट्स आपने पास की हुई हैं क्या उनकी फिगर्स मैच होती हैं, प्लस उनका जो आपने टोटल दिखाया हुआ है भी टोटल सही है, 10 और 10 20 हैं, 10 और 10 18 तो नहीं बना रखे, कहीं ऐसा भी कोई बंदा निकल के आ जाता है, कई बार टोटल भूल गया, जब कोई गड़बड़ से टोटल गड़बड़ गया, तो वो कैलकुलेशन चेक की जाएंगी। फिर वो देखते हैं इनकम की डिटेल, जहाँ जहाँ से आपको वो पैसा आया वो पैसा आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पैसा मैच करने का मतलब कि आपने रेंट इनकम या डिविडेंड इनकम या इंटरनल डिविडेंड कहीं पर डिस्काउंट, वो सारी चीज़ें मैच करेंगे, उनकी डिटेल देखेंगे, वो इनकम एक्चुअली आपकी बनती है या नहीं बनती। कई बार आपके पास वो इनकम हुई नहीं, आपने एंट्री वैसे ही पास कर दी है, मान लो कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, तो वो चीज़ें हम चेक करेंगे। एक्सपेंसिव रिव्यू, एक्सपेंसिव रिव्यू का मतलब कंपनी ने जितने भी खर्चे पास किए हैं उन सभी चीज़ों का रिव्यू भी किया जाएगा। अब मान लो कंपनी ने खर्चा पास कर दिया कि हमने लेबर्स को पार्टीज़ की, मान लो कुछ भी लिख सकते हैं अभी, पार्टी सेलिब्रेशन या कोई भी खर्चे, एंटरटेनमेंट, वो एक्चुअल में एंटरटेनमेंट करवाया भी गया एम्प्लॉयज़ को नहीं करवाया गया, कुछ लोग पार्टी से ऐसे भी खर्चे डाल देते हैं, तो उनके पास उन चीज़ों की स्लिप्स हैं। मान लो हम बोलते हैं हम ऑडिटर पूछे भी आपने खर्चे पास किए, तो आप बोल दें कि हमने होटल वगैरह में पार्टीज़ की थी, कंपनी में ऐसे कर दी, तो ऑडिटर आपको पूछेगा उनकी स्लिप तो होंगी, तो वो स्लिप संभालनी चाहिए, आपको स्लिप क्यों नहीं है, तो इन चीज़ों को भी रिव्यू में लिया जाता है। पेपर ऑडिट सैम्पलिंग, पेपर ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब ये जहाँ जहाँ पे डाउट्स निकल के आते हैं उन सभी चीज़ों को फिर वो पेपर्स मांगते हैं, उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड्स चाहिए। मान लो कभी केस लग जाता है, आपने कुछ भी ऐसी चीज़ें पास की हुई हैं, तो फिर वहाँ पे उनको बोला जाता है कि उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड लेके आओ, कहीं से भी बनाना पड़ता है वो रिकॉर्ड, फिर आपको रिकॉर्ड्स को आगे दिखाना पड़ता है, तभी जाके वो केस हमारा दूर होता है। फिर उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जब भी आप कंपनी में कहते हैं वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जितना स्टॉक आपके पास कंपनी में है, जितना भी आपका स्टोर डिपार्टमेंट में स्टॉक पड़ा था, चाहे वो इन हुआ चाहे वो आउट हुआ, ओपनिंग कितना पड़ा था, क्लोजिंग कितना पड़ा है, उन सभी चीज़ों को चेक करना। इसमें ओपनिंग हुई, कई बार ऐसा भी होता है इन्वेंट्री में कोई रॉ मटेरियल हमारा प्रोसेसिंग में पड़ा होता है, तो उसकी भी इन्वेंट्री में करनी पड़ती है, कितना हमारा काम वर्क इन प्रोसेस में पड़ा है, कितना क्लोजिंग स्टॉक में आ चुका है, कितना फिनिश में चला गया, वो सारी चीज़ें। ऑडिट का प्रोसीजर में सबसे पहले आ रहा है कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ एनालिसिस का मतलब इन्होंने लिखा है कि हमारे पास रिसीविंग जितना डाटा हमारे पास मीन्स जितना स्टॉक हमारे पास रिसीव हुआ, क्या एक्चुअल में वो अमाउंट आपके पास मैच हो रही है या नहीं हो रही है, जो चीज़ें आपने बिलिंग में पास की हुई हैं। दूसरा, ऑब्जर्व दी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। कंपनी में फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है या नहीं है, मीन्स बड़ी बड़ी कंपनियों में देख लेना हर महीने में एक दिन उन्होंने पक्का रखा होता है, कई बार छुट्टी वाले दिन कुछ एम्प्लॉयज़ को स्पेशल बेस पे बुलाया होता है, उनको ओवर टाइम पे बुलाते हैं इन्वेंट्री करने के लिए, वो पूरे डाटा को पैक करते हैं, कितना कितना सामान हमारे पास पड़ा है, इन्वेंट्री करना वही बहुत ज़रूरी होता है, मीन्स उसको फिजिकल काउंट बोलते हैं। रिकॉन्साइल द इन्वेंट्री काउंट टू द जर्नल लेजर, जो आपने कंपनी में जर्नल लेजर दिखाई है, जो इन्वेंट्री आप फिजिकल में कर रहे थे, वो एक्चुअल में डाटा मैच हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ को चेक करना। टेस्टेड हाई वैल्यू आइटम्स, कंपनी में जो हाई वैल्यू आइटम्स होती तो रेयर ही हैं, कुछ ही आइटम्स होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को कंपनी ज़्यादा मंगवा के भी नहीं रखती हैं, जो चीज़ें बहुत कम ही रखी होती हैं, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उनकी इन्वेंट्री करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि एक्चुअल में वो वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही। टेस्ट एरर प्रोन आइटम्स। एरर प्रोन आइटम्स का मीन्स मतलब होता है जो एंट्रियाँ हमारे पास प्रायर मीन्स कुछ टाइम से पहले से ही पड़ी है, उनको अगले साल मंगाया नहीं गया, वो बड़ी हैं, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं, क्या वो आइटम्स हमारे पास यूजेबल हैं या नहीं है, बड़ी ख़राब तो नहीं होगी, उनकी इन्वेंट्री भी ज़रूर होनी चाहिए। टेस्ट आइटम कोस्ट, जितनी भी आपने इन्वेंट्री की है उनमें जो आपने कोस्ट दिखाई है, क्या हुआ कोस्ट आपकी मैच कर रही है या नहीं कर रही, आया सामान कुछ और बेस पे आपने कोई कोस्ट और डाली हुई है, वो चीज़ें चेक की जाएंगी। रिव्यू फ्रेट कोस्ट। रिव्यू फ्रेट कोस्ट का मतलब ये जो सामान आने में किराया लगा, वो एक्चुअल में किराया जितनी भी आपके पास रसीद है वो शिप्स हैं या नहीं है, अपनी तरफ से तो नहीं कोई कोस्ट डाली हुई। टेस्ट फॉर लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट, मीन्स हम जो भी कोस्ट डाली हैं उनकी मार्केट से रिव्यू भी लेंगे। कई बार मैंने ऐसे ही कोई बिल बनवा लिया, भाई 500 की चीज़ मैंने 1000 रुपये की बनवा ली है, तो मार्केट से कई बार डाउट होता है, तो वो चेक भी किया जाता है कि एक्चुअल में वो मार्केट में रेट है या नहीं है। फिनिश गुड्स कॉस्ट एनालिसिस, जितना भी सामान आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है उसकी कॉस्ट आपने एनालिसिस जरूर करनी है, हमें उसकी कॉस्ट कितनी लगी, जितनी कॉस्ट लगी उसके हिसाब से कॉस्ट सेट की है। मान लो मेरे को कोई चीज़ बनाने में 1500 रुपये खर्चा आया, मैंने उसका
प्राइस ही 10,000 रुपये रख दिया सेल करने का, तो वो को मैटर नहीं करता। आप ये देखेंगे आपको जितनी कॉस्ट आई है उसके हिसाब से आपने मार्केट में कॉस्ट क्या दी है। 1500 का सामान आपका बना तो 1800 में बेचा, 2000 में बेचा, उतना तो मैटर करता है। 1500 वाली चीज़ 10,000 में बेचेंगे तो वो गड़बड़ हो जाए। कल को मार्केट में किसी को पता लगेगा तो आगे वो सेल भी खत्म हो सकती है। डायरेक्ट लेबर एनालिसिस, आपकी इन्वेंट्री के साथ जो लेबर डायरेक्ट जुड़ी हुई है, मीन्स जो पर्सन आपके स्टोर डिपार्टमेंट में थे, जो सामान रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने वाले थे, उनका एनालिसिस किया जाएगा। वो बंदे एक्चुअल में उतने थे या नहीं थे, आपने ऐसे तो उनकी कॉस्ट नहीं डाली है। फिर है ओवरहेड एनालिसिस। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल को संभालने के लिए अलग से बंदे, जैसे कि मान ली मैंने स्टोर कीपर, वो स्टोर कीपर अगर सिर्फ गेट पे खड़ा ही रहना है, उसने तो देखना है कि कोई बंदा सामान लेके जा रहा है, उसकी एंट्री देखनी है। या फिर फिनिश गुड्स को संभालने के लिए आपने वेयर हाउस ले लिया, फिनिश गुड्स आपकी कंपनी में नहीं रखी जा रही है, वेयर हाउस अलग से लिया, वो ओवरहेड ही हो गया। उसके लिए भी आपने एक बंदा रख लिया, तो वो अलग से जो ऊपर से हमारे खर्चे लगते हैं उनको भी चेक किया जाए कि वो एक्चुअल में लगे वो खर्चे या नहीं लगे। वर्क इन प्रोसेस टेस्टिंग। वर्क इन प्रोसेस टेस्टिंग मतलब जो सामान आप बना रहे थे कंपनी में वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी रॉ मीन्स प्रोडक्शन लाइन में अभी पड़ा है, तो उसकी इन्वेंट्री भी चेक की जाएगी। इन्वेंट्री अलाउंस, इन्वेंट्री के ऊपर कितने आपने छूट वगैरह दे रखी है, मीन्स जो आप ओवर टाइम वगैरह किसी पर्सन को दे रहे हैं, या कोई से डिपार्टमेंट को कौन से स्टॉक के साथ कौन सी चीज़ फ्री दे रहे हैं, वो सभी चीज़ मीन डिस्काउंट पे क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं अलाउंस के लिए। उसके बाद इन्वेंट्री ओनरशिप, किस बंदे की जिम्मेवारी है ओनरशिप, मीन्स कौन सा बंदा स्टोर में हेड है जो पर्सन उसका ध्यान रख रहा है। इन्वेंट्री लेयर्स, इन्वेंट्री लेयर्स का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से मेथड से आपने इन्वेंट्री की है, लीफो मेथड है, फिफो है, या उसके अलावा आपने प्रोडक्शन के स्टॉक लेवल सेट किए हुए हैं, तो वो सभी चीज़ों को चेक किया जाए। ये प्रोसीजर था आपका इन्वेंट्री के लिए। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल देखते हैं।